जी के विद गौरवांशी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब संवेदी अंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने कुछ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में हमने बोला था कि हम पढ़ेंगे कल आइज़, क्योंकि हमने ईयर पढ़ लिया है, अपना नोज़ भी हमने पढ़ लिया एंड टंग भी देख लिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आई, मतलब आँख, नेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंस ऑर्गन्स क्या है, मतलब संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या है, मतलब वो हमारा जो वातावरण है, वातावरण में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव की नॉलेज या उसका ज्ञान संवेदी अंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, हमें सुनना है, सूंघना है, टच करना है, या देखना है, या टेस्ट करना है। तो ये सारे क्या करते हैं, हमारे संवेदी अंग ये करते हैं, ठीक है। यही हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और इन्हें ग्राहक भी कहा जाता है। ग्राहक मतलब रिसेप्टर। ग्राहक का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर, ठीक है। और ये संवेदी अंग इन संदेशों को क्या करते हैं, जो हमने कल पढ़ा है वहाँ तक भेजते हैं। कल क्या पढ़ा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, जहाँ सभी संवेदनाओं के विशेष केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं का क्या होता है, सूचनाओं द्वारा वातावरणीय परिवर्तनों का अनुभव किया जाता है। जैसे सुई चुभने पर संवेदी अंग द्वारा दर्द महसूस होगा, ठीक है। या कहीं भी मच्छर काट जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, दर्द हो, तो वो सारी चीज़ फील हमें होती हैं संवेदी अंग द्वारा। हमारे शरीर में नेत्र क्या करता है, देखने का कार्य करता है, ठीक है। कान सुनने का कार्य करता है, ठीक है। और नाक सूंघने का, स्किन टच का, ठीक है, फील करने का। और जीभ क्या करती है, जीवा हमारी टेस्ट के लिए, ठीक है। आँख क्या करती है, हमें देखने का कार्य करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आई, ठीक है। आई, मैं एक काम करती हूँ, पहले यहाँ पे आपको लिखाती हूँ संवेदी अंग। संवेदी अंग कौन कौन से, हम उनके यहाँ पे नाम देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले त्वचा, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री जहाँ हमने अपनी नोज़ पढ़ी थी, वहीं हमने ऑल फैक्ट्री के बारे में देखा था, ठीक है। ऑल फैक्ट्री आप देखना नोट्स पीछे खोल के, इसको हम नोज़ भी लिख सकते हो, आप ऑल फैक्ट्री भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑल फैक्ट्री लिख रही हूँ, जो सूंघने का कार्य करती है, नाक में जो मोस्ट होती है, जो सूंघने का कार्य करती है, ठीक है, ऑल फैक्ट्री। एंड आँख, जैसे हम नेत्र कहेंगे, ठीक है। और आपका कान और जीभ, ठीक है। इसमें से हमने इस ऑल फैक्ट्री पढ़ लिया, और कान पढ़ लिया, जीभ पढ़ लिया, और त्वचा, ठीक है। त्वचा भी मोस्ट देखे तो हमने स्किन को पढ़ लिया। स्किन के बारे में तो ज़्यादा खास नहीं, बस स्किन का जहाँ हमने मेलानिन पढ़ा था, आपने ध्यान दिया होगा, लास्ट नोट्स में देखना, हमने मेलानिन के बारे में बताया था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आँख के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए आप, नेत्र मतलब आई, ठीक है। आई के बारे में, यह क्या होता है, आप लिखिए इसमें, यह हमारे आसपास होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, हमारे आसपास होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को संवेदी अंग द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अतः इन्हें रिसेप्टर भी कहते हैं। अतः इन्हें रिसेप्टर मतलब ग्राहक, रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। संकेतों को प्राप्त करने के बाद संवेदी अंग इन संकेतों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेज देते हैं, जिसका मस्तिष्क द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप नेत्र द्वारा देखी गई किसी भी वस्तु का चित्र रेटिना पर बनता है या बनाता है। इस संकेत को CNS के पास
CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास भेजने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भेजने के बाद या भेज देता है, जहाँ सभी का अनुभव किया जाता है, यहाँ जहाँ से वस्तु दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो आगे लिखिए नेत्र। ठीक है, ये संवेदी अंग के बारे में बोला था मैंने। ठीक है, अब लिखिए नेत्र। नेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की क्रियाविधि, नेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की क्रियाविधि, संरचना रोग के अध्ययन को नेत्र विज्ञान मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी मैं यहाँ लिखती हूँ इसको OMOLOGY। ठीक है, वहाँ आपको है ना ये नेत्र विज्ञान करके नहीं देगा, क्योंकि नेत्र विज्ञान करके देगा तो आप तुरंत से आप उसको क्या करोगे, कैच कर लोगे और तुरंत आप उसको लिख दोगे। तो वहाँ वो नेत्र विज्ञान नहीं देगा आपको, वो वहाँ देगा ऑप्टेलोमोलॉजी। ठीक है, ऑप्टेल्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। मानव शरीर में एक जोड़ी नेत्र या नेत्र कोटर आई ऑर्बिट, एक जोड़ी नेत्र या नेत्र कोटर पाए जाते हैं। एक जोड़ी नेत्र कोटर में पाए जाते हैं। नेत्र कोटर मतलब आई ऑर्बिट में पाए जाते हैं ये। ठीक है, आगे लिखिए। सामान्य रूप से यह 2.5 सेंटीमीटर होती है। मतलब क्या, देखने की दृष्टि। ठीक है, इसका वजन 7 ग्राम, लगभग 7 ग्राम होता है। अब बात करते हैं नेत्र की संरचना की। ठीक है, क्या करते हैं हम नेत्र की संरचना की बात करते हैं। तो आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई। नेत्र की दीवारें 3 परत की बनी होती हैं। नेत्र की दीवारें 3 परत की बनी होती हैं। श्वेत पटल, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरा, रक्त पटल, जिसे हम बोलते हैं कोरॉइड, एंड थर्ड है इसका दृष्टि पटल। ये तो आप सबको पता ही होगा, दृष्टि पटल, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। तो नेत्र की दीवारें कितने प्रकार के मतलब कितनी दीवारें 3 परत से मिलकर बनी होती हैं। श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल, मतलब स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। इनको इंग्लिश में भी याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए। श्वेत पटल के या फिर श्वेत पटल घने संयोजी ऊतकों द्वारा बनी परत है। श्वेत पटल घने ऊतकों द्वारा बनी परत होती है। इसका अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है इसका अग्रभाग? किसकी बात कर रहे हैं हम? श्वेत पटल की। ठीक है, इसका अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, कॉर्निया कहलाता है। इसके 2 भाग हैं, स्क्लेरोटिक
एंड सेकंड कॉर्निया, सेकंड कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए रक्तपटल, रक्तपटल यह श्वेत पटल तो घने संयोजी ऊतकों से बना है और ये ढीले संयोजी ऊतकों द्वारा बनी मध्य परत है, मीडियम मध्य परत होती है, ठीक है। यह हल्के नीले रंग की दिखाई देती है, यह हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। अभी मैं ये लिखाने के बाद इसके डायग्राम से भी समझाऊंगी, ठीक है। हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। और आगे लिखिए कोरोइड नेत्र के आगे भाग में मोटी होकर, कोरोइड नेत्र के आगे भाग में मोटी होकर पच्छाम्बकाय सिलेरी बॉडी, पच्छाम्बकाय सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी, पच्छाम्बकाय नामक रचना बनाती है। पच्छाम्बकाय आगे की ओर मुड़कर, आगे की ओर बढ़कर रंगीन अपारदर्शक रचना परितारिका या आइरिस बनाती है, परितारिका या आइरिस बनाती है। नेत्र गोलक के भीतर कॉर्निया व आइरिस के पीछे एक द्विउत्तलीय लेंस पाया जाता है, एक द्विउत्तलीय लेंस पाया जाता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र पाया जाता है, लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली या प्यूपिल, प्यूपिल, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। यह आइरिस के केंद्र में काला छिद्र होता है, आपको देखा होगा, आपको आँख में जो काला काला सा दिखाई देता है छोटा सा बीच में, यह आइरिस के केंद्र में काला छिद्र होता है। पुतली की वह रचना, पुतली ही वह रचना है जो नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप देखना, मतलब जैसे कि कम उजाला होता है या हल्का सा हल्की लाइट होती है तो उसमें आपकी क्या होती है, वो पुतली है ना फैल जाती है, ठीक है। और अचानक से ज़्यादा तेज़ लाइट होती है या आप सूर्य की रोशनी में जाते हो या उधर लाइट की तरफ जब देखते हो तो आपकी आइरिस क्या है, वो सिकुड़ जाती है, ठीक है ना, सिकुड़ जाती है। तो यह क्या करता है, पुतली वह रचना है जो नेत्र में पाए जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब पुतली सिकुड़ जाती है, ठीक है। आगे लिखिए चलिए पहले एक काम करते हैं, चलो लिख लो इसमें। लेंस व रेटिना के बीच के बृहद स्थान को, लेंस व रेटिना के बीच के बृहद स्थान को कच्छाभ द्रव कोष्ठ, कच्छाभ, कच्छाभ द्रव कोष्ठ कहते हैं। एक पारदर्शी द्रव विट्रॉइस, विट्रॉइस बोल देंगे इसको, विट्रॉइस, विट्रॉइस ह्यूमर, यहाँ मैं लिखती हूँ विट्रॉइस, सॉरी विट्रॉइस ह्यूमर, मतलब कच्छाभ द्रव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कच्छाभ द्रव, ठीक है। कच्छाभ द्रव से भरा होता है क्या, रेटिना और लेंस के बीच का स्थान, ठीक है। चलिए, और हम ये किस में देख रहे थे, ये हम देख रहे थे रक्तपटल में, ठीक है। अब आप यहाँ लिख लीजिए रक्तपटल के दो भाग होते हैं, एक कोरोइड और एक, सॉरी तीन भाग लिखना आप इसमें, कोरोइड, कोरोइड। नेक्स्ट लिखिए सिलियरी बॉडी, जो मैंने अभी बताई आपको, जिसे हम पच्छाम्बकाय बोला है हमने, सिलियरी बॉडी। ये सब अभी मैं आपको
दिखाऊंगी डायग्राम में। सीलियरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इरिडिल। क्या है? इरिडिल, ठीक है। क्या है? इरिडिल लिख लीजिए आप इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दृष्टिपटल की। क्या है अब? दृष्टिपटल, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। रेटिना, ठीक है। रेटिना के बारे में लिखिए आप। रेटिना के बारे में लिखिए। नेत्र की सबसे आंतरिक परत दृष्टिपटल कहलाती है। नेत्र की सबसे आंतरिक पटल दृष्टिपटल कहलाती है। नेत्र में पीछे की तरफ रेटिना का ऑप्टिकल पार्ट या ऑप्टिकल भाग होता है, जबकि आगे की तरफ यह भी सीलियरी बॉडी तथा इरिडियल से बनी होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। कोरॉइड तथा रेटिना की इरिडिल मिलकर आइरिस बनाती हैं। आइरिस ही नेत्र के रंग के लिए उत्तरदायी है। मतलब आंखों का जो भी कलर होगा, भूरा, काला, नीला, पीला, हरा, जो भी होगा, वो सब किसके कारण होगा? आइरिस के कारण, ठीक है। और पुतली क्या करती है? पुतली प्रकाश को नियंत्रण करने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो कोरॉइड तथा रेटिना की इरिडिल मिलकर आइरिस बनाते हैं। आइरिस ही नेत्र के रंग के लिए उत्तरदायी है। आगे, आइरिस व कॉर्निया के पीछे एक द्वितल लेंस पाया जाता है। लेंस के सामने के क्षेत्र को प्यूपिल या पुतली कहा जाता है। ये हमने इसमें बता दिया। आगे, एंट्रोपिन नामक दवा द्वारा चिकित्सक आँख की पुतली को फैलाकर विकारों का पता लगाते हैं। आँख की पुतली को फैलाकर विकारों का पता लगाते हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपकी एंट्रोपिन दवा, ठीक है ना, ठीक है। और रेटिना के आप भाग लिख लीजिए। रेटिना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? मैं इसको रिमूव करके यहाँ लिख रही हूँ, लिखिए। रेटिना को 3 भाग में बांटा गया है, या रेटिना 3 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 ऑप्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इरिडल सीलियरी बॉडी, इरिडल, और थर्ड है सीलियरी बॉडी, ठीक है। 3 भागों से मिलकर ये बनी होती है, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम। जो हमने आपको अभी जो बताया था कचाव द्रव, तो कचाव द्रव का इसमें आगे लिख लो। कचाव द्रव का कार्य नेत्र के आकार को सुनिश्चित करना है। कचाव द्रव का कार्य नेत्र के आकार को सुनिश्चित करना है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो रॉड्स और एक कॉन्स, सलाका और शंकु। एक क्या होते हैं? रॉड्स, और एक होते हैं कॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं? एक रॉड्स और एक कॉन्स। ठीक है, सलाका और शंकु, ठीक। तो आप एक काम करो, मैं यहाँ पे लिखाती हूँ रॉड के बारे में, ठीक है। लिखिए, यह लंबी पतली तंतुमय कोशिकाएं हैं। लंबी पतली तंतुमय कोशिकाएं हैं। इनका कार्य धीमे प्रकाश में देखना है।
इनका कार्य धीमे प्रकाश में देखना है। इस क्रिया को स्कैटोस्कोपिक विजन कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो ठीक है, स्कॉटो और स्कोपिक विजन ठीक है, स्कॉटोस्कोपिक विजन कहते हैं। क्या करते हैं? ये कार्य धीमे प्रकाश में देखना है। ठीक है, सॉरी, सर्दी बहुत हो रही है भाई। नेक्स्ट लिखिए, रॉड सेल में रोडोप्सिन नामक वर्धक पाए जाते हैं। रॉड सेल में रोडोप्सिन नामक वर्धक पाए जाते हैं जो विटामिन ए द्वारा व्युत्पन्न होते हैं या होता है, जो विटामिन ए द्वारा व्युत्पन्न होता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन क्या पाए जाते हैं इसमें? वर्धक। रोडोप्सिन नामक वर्धक पाए जाते हैं जो क्या होता है? विटामिन ए से व्युत्पन्न होता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। क्या हो जाता है? रतौंधी। ठीक है, तो ये तो होगी अभी रॉड्स आपकी। अब देखेंगे हम कॉन्स के बारे में। लिखिए कॉन्स के बारे में। शंकु कोशिकाओं का काम अलग अलग रंगों को पहचानना है। अच्छा, उसका काम क्या है? धीमे प्रकाश में देखना, जिसको स्कॉटोस्कोपिक विजन कहते हैं। ठीक है, इनका और कॉन्स का काम क्या है? शंकु कोशिकाओं का काम अलग अलग रंगों को पहचानना है। रेटिना में पीछे की तरफ पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैकुला लुटिया कहते हैं। जिसे मैकुला लुटिया कहते हैं। रेटिना में पीछे की तरफ पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैकुला लुटिया कहते हैं। इसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोविया। इसके केंद्र में एक गर्त होता है, मैं भी ये सब दिखाऊंगी आपको, जिसे क्या कहते हैं? फोविया कहते हैं। फोविया में अत्यधिक संख्या में कॉन सेल या शंकु कोशिकाएं होती है। ठीक है, अतः दृष्टि क्रिया यहाँ अधिकतम होती है। कहाँ? कॉन सेल में, जहाँ अत्यधिक क्या पाए जाते हैं? कॉन सेल्स पाए जाते हैं। अतः दृष्टि क्रिया यहाँ अधिकतम होती है। कौन सेल में इडोप्सिन वर्णक पाया जाता है? कौन सेल में इडोप्सिन्स वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये फोबिया है ना, वो मत कर लेना, जो मतलब हाइड्रोफोबिया जो होता है, इसकी स्पेलिंग अलग है। मतलब इसको बोलते हैं हम FOVEA, फोबिया। ठीक है, तो इसीलिए पता चले आपने हाइड्रोफोबिया कर लिया। ठीक है, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? रोड्स में रोडोप्सिन। रोड से रोडोप्सिन याद रखो। बाकी जो एडोप्शंस बचा है वो क्या है? कौन का वर्णक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसकी एक बार पिक्चर देख लेते हैं, फिर इसकी अच्छा, आप एक इसके बारे में और लिख लो। आपका जो स्केलेरा था और कोरोइड था। ठीक है, आप इसके बारे में लिख लो, फिर हम इसकी पिक्चर देखते हैं फटाफट से। तो आप हेडिंग लिख लो, स्केलेरा। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। ये लिखा दिया मैंने, आई थिंक। हाँ, लिखा दिया। चलो, मुझे लगा कि मैंने लिखा है नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे। हाँ, ये स्क्लेरोटिक और ये कॉर्निया, कोरॉइड में। ठीक है, लिख लो आप। चलो, यह घने संयोजी ऊतक द्वारा बनी परत है। यह घने संयोजी ऊतक द्वारा बनी परत है। इसका अग्रभाग कॉर्निया तथा पश्चभाग स्क्लेरोटिक कहलाता है। और कोरॉइड के बारे में लिख लो। यह भी संयोजी ऊतक द्वारा बनी परत है। इसे रक्तपटल कहा जाता है। ये कोरॉइड हमने इसी को कहा था, लिखा तो दिए।
हम खुद ही भूल जाते हैं। चलो ये सब छोड़ो, अब हम पिक्चर देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम आपकी पिक्चर, ठीक है। चलिए हम उठा लाइए आपकी आँख। चलिए इसको ज़्यादा नहीं फैलाते, पता चले बेकार हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने बताया आइरिस पाया जाता है, ठीक है। और ये दुई फोकस लेंस, द्वितलीय प्यूपिल जो क्या करता है, जो काला काला पाया जाता है, मैंने बताया था काले कलर का बिंदु पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है, ठीक है। और वेट्रोइस बॉडी, देखो मैंने ये बताया था सीलेरी बॉडी, ये जो आपको दिख रही है ये उंगली की तरह संरचना, ये जो दिख रही है ये सीलेरी बॉडी है, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व, ये तो खैर है मैकुला, अभी जस्ट मैंने बताया है आपको मैकुला, ठीक है। कोरॉइड, ये देखिए रक्त पटल, ये देखो ये जो रेड ये भरा हुआ है ना, ये रक्त पटल। और ये देखो रेटिना, मतलब कोई भी जैसे यहाँ कोई भी रखी हुई है कोई भी वस्तु, ठीक है। इसने इस वस्तु को इस आँख ने देखा, ठीक है। इस यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और ये यहाँ और यहाँ बन गई, तो यहाँ ही क्या बन जाती है, इसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। मैं अभी ये भी समझाऊंगी अभी आपको, ठीक है, कैसे बनेगी, ठीक है। और हम इसका ज़्यादा मोस्टली हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में, जहाँ हम प्रतिबिंब का बनना देखते हैं, ठीक है। और ये देखिए कॉर्निया, ये वाला भाग बोला था मैंने, कॉर्निया होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिक स्क्लेरा, ये देखिए श्वेत पटल, ये वाइट वाला, वाइट जो आपको दिख रहा है ना, ये है श्वेत पटल, ठीक है। ये क्या होता है, घने संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। कोरॉइड रेटिना, यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से आपकी सारी ऑप्टिक नर्व, मतलब यहाँ से सारी नसें आपकी जुड़ी होती हैं, यहाँ से ये माइंड से, ठीक है। ये आपको इसमें जो दिख रही हैं। और यहाँ क्या भरा होता है, कचाव द्रव, क्या भरा होता है, कचाव द्रव, ठीक है। तो ये थी आपकी आई, मतलब आँख, ठीक है। अभी हमें इसके बारे में थोड़ा सा और देखना है, फिर उसके बाद ये आपकी लास्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी देखने की प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस ऑफ विज़न। और उसके बाद कुछ डिसीज़ हैं, ठीक है। डिसीज़ को देखने के बाद आपकी आँख कंप्लीट होती है, फिर हम आगे बात करेंगे आगे की क्लास में। तो आप लिख लीजिए प्रोसेस ऑफ विज़न या देखने की प्रक्रिया, देखने की प्रक्रिया, देखने की प्रक्रिया, ठीक है। लिखिए, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक स्कैटोप्सिन और रेटिनल, मैं यहाँ लिखती हूँ स्कैटोप्सिन और रेटिनल पाया जाता है। प्रकाश पड़ने पर ये अलग अलग हो जाते हैं, प्रकाश पड़ने पर ये अलग अलग हो जाते हैं, जिनके द्वारा ऑप्टिक नर्व, अभी मैंने यहाँ आपको बताया था, ये कहाँ गया भाई, ये देखिए ऑप्टिक नर्व, ये यहाँ पे ये देखिए ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क में संदेश, ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क में संदेश भेजा जाता है, जहाँ पर पूर्व अनुभव के आधार पर दृश्य को पहचाना जाता है, जहाँ पर पूर्व अनुभव के आधार पर दृश्य को पहचाना जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ये मोस्ट पॉइंट है, आप इसको यहाँ नोट करके लिख लो। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है, वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है इसमें।
आप इसको नोट कर लो यहाँ, वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है। अर्थात किसी वस्तु के आँख के सामने से हट जाने पर रेटिना पर 1/10 सेकंड तक वह उसका इमेज बना रहेगा। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। किसकी बात करेंगे? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष लिखिए। दृष्टि दोष में सबसे पहले हम लिखेंगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, इसमें बस ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि ये बताइए ग्लूकोमा रोग है किससे संबंधित है, या फिर वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से आँखों से संबंधित या नेत्र से संबंधित रोग कौन सा है। ठीक है, तो लिखिए एक्वस ह्यूमर की कैनाल ब्लॉक हो जाने पर एक्वस ह्यूमर की कैनाल ब्लॉक हो जाने पर लेंस पर बाहर से दबाव पड़ता है, लेंस पर बाहर से दबाव पड़ता है तथा इसमें रोगी अंधा हो जाता है, तथा इसमें रोगी अंधा हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारे मोस्ट हैं वो आने वाले हैं आपके। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है? मायोपिया। क्या कहते हैं मायोपिया को? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अच्छा इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, क्या होता है? निकट की तो दिखाई देती हैं बट दूर की दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और दूर में क्या होता है? दूर की तो दिखाई देती हैं बट निकट की दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो आप लिखिए इसमें एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टि परास, एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। मैंने बताया आपको 25 सेंटीमीटर जब मैं स्टार्टिंग में जब आई को जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वहीं पे 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है, अनंत तक होती है। अर्थात हमारा नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को रेटिना पर चित्रित कर सकता है। ठीक है, किंतु कुछ स्वास्थ्य कारणों व उम्र के बढ़ने से, किंतु कुछ स्वास्थ्य कारणों और उम्र के बढ़ने से इस परास में अनियमितताएं बढ़ जाती हैं जिन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। अनियमितताएं बढ़ जाती हैं जिन्हें दृष्टि, या तो फिर मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, आँख में चोट लग जाए, या फिर ज़्यादा पढ़ लो या ज़्यादा टीवी देख लो, ठीक है, उससे, और या फिर एक एज पे जाके, ठीक है ना, अनियमितताएं बढ़ जाते हैं जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता। मतलब निकट की तो देख लेता है, मैंने बताया आपको, और वो दूर की नहीं देख पाता। अतः इस रोगी के नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब, अतः इस रोगी के नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब रेटिना से पहले आ जाता है। कहाँ से? रेटिना से पहले ही वो बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ कोशिश करती हूँ बनाने की, आप भी बनाओ। ठीक है, इस तरीके से नहीं बन रहा भाई ये। ठीक है, चलो ये, हाँ, यहाँ से बेकार हो गया। चलो मैं इसे एक पिक्चर में समझाती हूँ, फाइनली कुछ तो बना। ठीक है, अब इसमें ये लेंस, छोटा सा लेंस, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है,
कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहाँ आपकी क्या है, रेटिना, ठीक है। तो इसकी प्रकाश की किरण यहाँ आई, ठीक है, और ये ऐसे करके यहाँ, ये थोड़ी सी यहाँ से टेढ़ी है बेटा, मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, ये बनी नहीं रही पिक्चर। ये यहाँ से थोड़ी सी ये टेढ़ी है यहाँ से ना, ये, चलो मैं इसमें ये वाला कलर लेती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से ये यहाँ पे ये रेटिना पर बनती है। ये तो हो गई एक सामान्य, मतलब सामान्य आँख की बात, ठीक है। और अगर इसमें ही अगर दोष होता तो क्या होता, अगर इसमें दोष होता तो ये जो पिक्चर आपकी यहाँ बननी थी ना, वो आपकी यहाँ बनेगी, यहाँ पे, ठीक है, रेटिना से पहले, ठीक है। और मतलब लेंस की अगर क्षमता क्या होए, बढ़ जाए, ठीक है, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तब, ठीक है। और लार्ज, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, अवतल लेंस। जब अवतल लेंस लगेगा, ठीक है, तो अवतल लेंस से अब जो किरणें निकलेंगी वो, चलो इसे लेते हैं, अवतल लेंस से अब ये किरणें निकलेंगी, तो वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ से अवतल लेंस से ये किरणें निकलेंगी, ठीक है। तो ये इससे यहाँ से ये यहाँ मिला देंगी, मतलब इस तरीके से फिर ये यहीं पे बनेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि रेटिना से पहले आ जाता है, उसके बाद लिखना है आपको कि अवतल लेंस से इस विकार को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अवतल लेंस से इस विकार को दूर किया जा सकता है, कौन सा, अब लिख लीजिए आप, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया लिखिए। हाइपरमेट्रोपिया में इसको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दूरदृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है, अब तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट समीप की वस्तुएं या निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और इस जो व्यक्ति होता है जिसकी आंख में ये दिक्कत होती है, उसका क्या निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, कितना, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति होगा उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। कैसे, इसको भी देखते हैं हम, रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है। अब ये मान लो आँख है, ये यहाँ से थोड़ी सही नहीं आती, ठीक है, ये मान, अब ठीक है, ठीक है। तो ये लेंस यहाँ ये बन गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे अब मान लो कोई सामान्य पुरुष है, मतलब पुरुष मतलब सामान्य कोई व्यक्ति है, तो कोई वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है, यहाँ से ये किरणें आई और यहाँ रेटिना पर ये प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। ये तो हो गई एक सामान्य की बात, ठीक है। अगर कोई सामान्य मतलब नॉर्मल है, उसकी आंख में दिक्कत नहीं है, अगर लेंस की क्षमता घट जाए, पावर घट जाए, तो क्या होगा, अगर उसकी आंखों में दूरदृष्टि दोष हुआ तो उसका ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, रेटिना से दूर, मैंने बताया रेटिना से दूर बनता है, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे, ठीक है, उत्तल लेंस लेंगे, अरे भाई उत्तल लेंस ही तो लेंगे, ठीक है। जब उत्तल लेंस लेंगे तो फिर क्या होगा, जब उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें फिर जाएंगी और यहाँ इसको केंद्रित कर देंगी, ठीक है, यहाँ इसको केंद्रित कर देंगे, मतलब ये प्रतिबिंब अब रेटिना पर ही यहाँ पे बनेगा, रेटिना पर ही बनने लग जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये आई बॉल है ना, छोटी हो जाती है, आई बॉल इसमें छोटी हो जाती है, ठीक है, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। और आप वहाँ लिख लेना निकट दृष्टि दोष में कि जो आई बॉल है उसमें वो बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और इसमें छोटी हो जाती है, ठीक है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप आगे लिखिए, प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, बायोपिया, ठीक है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष लिखिए इसमें। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो जाते हैं, कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष भी और
और दूरदृष्टि दोष भी। अच्छा, तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें कैसे लेंस का यूज़ होगा अगर दोनों ही दिक्कतें हो जाएंगी तो लिखिए। अतः पीड़ित व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ना दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है। इस रोग में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। मान लो ये है चश्मा, मतलब अरे भाई जस्ट उसको दूर करने के लिए तो चश्मे का ही तो यूज करोगे। ठीक है, ये बना लिया हमने गांधी जी का चश्मा, चलिए किसी का भी मान लो। ठीक है, तो अब इसके जो ऊपर का भाग है इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, यहाँ पे अवतल लेंस का। ठीक है, और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऊपर के भाग में किसका करेंगे, अवतल लेंस का, द्विफोक्सी लेंस हो गया ना ये, और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का, किसमें, जरा दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, अबिंदुकता इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एस्टिग्मेटिज्म मतलब अबिंदुकता। ठीक है, अब अबिंदुकता, ठीक है, इसमें क्या होता है लिखिए। यह लेंस के आकार के अनियमित हो जाने से यह रोग होता है। इस रोग में व्यक्ति क्षैतिज दिशा में तो देख सकता है परंतु ऊर्ध्वाधर में नहीं देख सकता। क्या करता है, क्षैतिज दिशा में तो देख सकता है बट ऊर्ध्वाधर में नहीं देख सकता। तो इसके उपचार के लिए क्या करते हैं हम, सिलेंड्रिकल लेंस मतलब बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस, अच्छा कलर ब्लाइंडनेस हम आपकी जो आनुवंशिकता पढ़ेंगे ना, आप वहाँ पे पढ़ेंगे, बट इसका नाम यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णांध्रता मतलब रंगों में विभेद नहीं कर पाता है वो व्यक्ति। ठीक है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, इसलिए हम इसको आनुवंशिकता में ही पढ़ेंगे। अब आगे लिखिए मोतियाबिंद। इसको बोलते हैं हम इसको बोलेंगे हम कैंट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, कैटरैक्ट बोलेंगे, कैटरैक्ट। ठीक है ना, लिखिए। इसमें नेत्र में उपस्थित लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, मतलब वाइट हो जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण दृष्टि स्पष्ट नहीं रहती। मोतियाबिंद का इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा, किसके द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। हमारा दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री तक होता है और हमें क्या दिखाई देता है, हमें त्रिबिंब प्रतिबिंब दिखाई देता है, 3D इमेज, त्रिबिंब प्रतिबिंब 3D इमेज दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होती है आपकी आई। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ ली आपकी आँख के बारे में। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। पहले हम ये बात कर लें कि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद तो आ रहा है ना। अगर आपको वाकई मतलब
पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ या थोड़ी सी भी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले आई थिंक एक वीडियो डाली थी, उस पर 2K व्यूज़ हुए थे, ठीक है। मैं सोच मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे व्यूज़ उस पर बढ़े थे वैसे ही स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें भी अपना पूरा टाइम और पूरी मेहनत, आपको पता है कोई काम बिना मेहनत के तो नहीं होता, ठीक है। तो मैं इसमें पूरी मेहनत दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोनेट्स मतलब जनन अंग, और जनन अंग में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।